व्यक्तित्व के ऊपर जो मैंने पीछे बहुत सारे लेक्चर्स मैंने दिए हैं और इससे पहले जो मैंने आपके सामने सामाजिक वातावरण की चर्चा की, उसी आलोक में उसी बातों को आगे बढ़ाते हुए आज आपके सामने आर्थिक वातावरण और सांस्कृतिक वातावरण इसके ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए, किसी भी बालक किसी भी बालिका के व्यक्तित्व के चहुमुखी विकास में न सिर्फ हेरिडिटी का असर होता है, न सिर्फ आपको विभिन्न प्रकार के जो और प्रमुख निर्धारक हैं उनका असर होता है, बल्कि आर्थिक वातावरण का भी असर होता है। देखिए, जमाना अर्थ का है और आर्थिक जमाने में, अर्थ प्रधान जमाने में अगर बच्चों को मूलभूत सुविधा भी प्रारंभिक अवस्था में नहीं मिलती है ना, तो बच्चे का चहुमुखी विकास व्यक्तित्व का नहीं हो पाता है। किसी भी बालक को, किसी भी बालिका को अगर उसके परिवार की माली हालत अच्छी नहीं है तो आप बढ़िया से उसको विभिन्न प्रकार के संसाधन मुहैया नहीं करा सकते। यहाँ तक कि आप बच्चों को एक बैलेंस डाइट नहीं दे सकते। बच्चों के विभिन्न प्रकार के विकास में, खासकर उनके शारीरिक और मानसिक विकास में बैलेंस डाइट की महती आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, जीन्स, विभिन्न प्रकार की चीज़ें जो हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में हमारा सहयोग करती है। और अगर ऐसी चीज़ों को हम मुहैया नहीं करा पाते तो उनका समुचित उनका विकास नहीं होता और फलतः उनके व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता। देखिए, गरीबी, अभाव, आर्थिक तंगी सारे मानदंड, सारे संस्कार तोड़ देती है। सिरिल बर्ट ने इसके ऊपर भी अध्ययन किया था और सिरिल बर्ट का भी जो निष्कर्ष था, जो मैं कह रहा हूँ, उसी के अनुकूल था। तो जाहिर है कि ये जो आर्थिक वातावरण है, ये किसी भी बालक या बालिका के चहुमुखी विकास में उसका प्रमुख स्थान है। और अगर जनरली आप देखिएगा कि ऐसे लोग जिनके परिवार की माली हालत अच्छी है, बैलेंस्ड है, ऐसे लोग अपने बच्चों को प्रारंभिक अवस्था से विभिन्न प्रकार के बैलेंस डाइट मुहैया कराते हैं और साथ साथ इनके बच्चे जन्म से ही इंटरनेट के साथ जीते हैं, विभिन्न प्रकार की अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ जीते हैं। इनको किसी प्रकार की असुविधा नहीं होती और फल ये होता है कि इनके व्यक्तित्व के विकास में इन सारी चीज़ों का महती योगदान होता है। और ऐसे बच्चे जो अभाव में पलते हैं, ऐसे बच्चे जिनके परिवार की माली हालत अच्छी नहीं होती, जिनके पेरेंट्स की माली हालत अच्छी नहीं होती, कंपेरेटिवली उनके ऐसे बच्चे जिनके परिवार की माली हालत अच्छी होती है, जिनके पेरेंट्स की माली हालत अच्छी होती है, उनका व्यक्तित्व का विकास उसी के अनुरूप होता है। तो जाहिर है कि आर्थिक वातावरण का बहुत ही सकारात्मक असर होता है। और उसके बाद है सांस्कृतिक वातावरण। देखिए, हमारा बच्चा, हमारा बालक, हमारी बालिका किसी न किसी संस्कृति की उपज होती है। वैसे हम सभी विभिन्न प्रकार के संस्कृतियों से ही आए हैं और जिस प्रकार की संस्कृति होती है, जिस प्रकार का सांस्कृतिक वातावरण होता है, हमारे व्यक्तित्व का वैसा ही विकास होता है। आप देखिएगा, विभिन्न प्रकार के संस्कृति में विभिन्न प्रकार के मूल्य होते हैं, विभिन्न प्रकार के विचार होते हैं और उसी के अनुरूप उस बालक का, उस बालिका का व्यक्तित्व उसी प्रकार का बनता है। बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने इसके ऊपर अध्ययन किया है, खासकर जो सोशल साइकोलॉजिस्ट, जो इस फील्ड में काम करने वाले जो रहे हैं पहले और आज भी बहुत सारे लोग जिसमें काम कर रहे हैं, उन सभी लोगों का जो शोध निष्कर्ष है वो इसी के अनुरूप है। आप देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि हमारे देश में विभिन्न प्रकार की जनजातियाँ हैं, जातियाँ हैं और उन जनजातियों के, उस प्रकार की जातियों के विभिन्न प्रकार के संस्कार हैं, विभिन्न प्रकार के उसूल हैं, विभिन्न प्रकार की उनका रीति रिवाज है, विभिन्न प्रकार के उनके मूल्य हैं और उसी के अनुरूप वो जीते हैं। चूँकि प्रारंभिक अवस्था से उस जनजाति में, उस जाति में जिस प्रकार के उनको संस्कार मिले, जिस प्रकार के उनको विचार मिले, उसी के अनुरूप उनका व्यक्तित्व का विकास हुआ। ईस्टर्न साउथ अफ्रीका में मसाई जनजाति नाम की एक कम्युनिटी है। वहाँ क्या होता है कि जैसे हमारे यहाँ जो कोई कुटुंब आते हैं, कोई संबंधी आते हैं, हम उनका पैर छू कर प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़ कर प्रणाम करते हैं, उनको सलाम करते हैं। ये विभिन्न प्रकार से जो हमारी संस्कृति के हिसाब से जो हमारा विकास हुआ है उसके हिसाब से करते हैं। और वहाँ जानते हो वहाँ की संस्कृति में क्या होता है,
एक दूसरे के ऊपर थूक फेंकते हैं, और जितना ज़्यादा थूक दूसरे के बदन पे पड़ता है या मुंह पे पड़ता है, माना जाता है कि उतना ही प्रेम का उतना ही बढ़िया प्रदर्शन हुआ है। इसके अलावे आपको मीड ने आपको मुंडू गोमर नाम की जनजाति है, इसके ऊपर उन्होंने शोध किया और उन्होंने देखा उसमें कि जैसे भारत में आज भी बहुत सारा विकास होने के बाद भी आज भी पुरुष प्रधान समाज है, उसी प्रकार से जो मुंडू गोमर जनजाति के जो वहाँ के लोग हैं, मीड ने अपने अध्ययनों उपरांत उसने पाया, उसने देखा कि वहाँ महिला प्रधान समाज है। जिस रोल में हमारे यहाँ पुरुष होते हैं उस रोल में वहाँ महिलाएं होती हैं। वहाँ के पुरुष बन संवर कर तैयार रहते हैं और साथ साथ बच्चों के लालन पालन की सारी प्रक्रिया उनको ही निभानी होती है, और वह शाम होने तक अपनी महिला का इंतजार करते हैं। और महिला बड़े ठाठ बाट से, जिस प्रकार से हमारे समाज में पुरुष आते हैं, इस प्रकार से महिलाएं उस रोल में आती हैं। आप देखिए कि भिन्न भिन्न संस्कृति के अपने अपने विचार हैं, अपने अपने मूल्य हैं, भिन्न भिन्न संस्कृतियों के अपने अपने व्यवहार हैं, और वहाँ की संस्कृति में जो पलने वाले लोग हैं उनके कुछ अपने विचार हैं, उनके कुछ अपने संस्कार हैं, उनके कुछ अपने उद्गार हैं, और हमारे यहाँ की जो संस्कृति है इसके कुछ अपने उद्गार हैं, अपने विचार हैं। आप सांस्कृतिक जो हमारे यहाँ जो भिन्नता है, आप उसका एक और उदाहरण लीजिए। आप देखिए कि हमारे ही देश में, हमारे ही समाज में, हमारे ही टोले में, हमारे ही मोहल्ले में अगर दो संप्रदाय के लोग रहते हैं, हिंदू भाई और मुस्लिम भाई, तो दोनों के बहुत सारे रीति रिवाज में अंतर है। हिंदू भाई हाथ जोड़ कर प्रणाम करते हैं, पैर छू कर प्रणाम करते हैं, और मुस्लिम भाई सलाम वालेकुम कहते हैं। उनके आदाब करने का, उनके सम्मान करने का उनका तरीका हिंदू भाइयों से कुछ अलग है। हिंदू भाइयों में जनरली देखिएगा कि वो दूर के संबंधों में भी भाई बहनों में शादियां नहीं होती, लेकिन मुस्लिम भाइयों में देखिएगा कि उनके घरों में सिर्फ दूध न पीता हो बच्चा एक माँ का, तो एक दूसरे के साथ आंगन में भी शादी हो जाती है, भाई बहनों के बच्चों के साथ भी उनकी शादी हो जाती है। मेरे कहने का आशय ये है कि ये जो विभिन्न प्रकार की जो संस्कृति है, उस संस्कृति के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार के मूल्य होते हैं, विचार होते हैं, व्यवहार होते हैं, संस्कार होते हैं, उसका उन बच्चों के व्यक्तित्व के ऊपर उसका असर होता है। और यही बच्चा जब आगे चलकर रोल प्ले करता है, यही बच्चा जब फिर जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपनी भूमिकाओं को निर्वहन करना शुरू करता है, तो ये जो उनके व्यक्तित्व का विकास उनकी संस्कृति के कारण होता है, उसी के अनुरूप वो अपना व्यवहार करता है। तो जाहिर है कि विभिन्न प्रकार की जनजातियों के अध्ययन के उपरांत जो लोगों ने बात बताई है, या फिर हम लोगों ने अपने तजुर्बे से जिस बात को समझा है, या विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक, चाहे ईस्टर्न के हों चाहे वेस्टर्न के हों, किसी भी क्षेत्र के मनोवैज्ञानिक हो, सभी इस बात पर सहमत है कि संस्कृति का या सांस्कृतिक वातावरण का असर बच्चों के ऊपर होता ही है। उसके व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो जाहिर है कि हमने जो व्यक्तित्व के निर्धारकों की मैंने चर्चा की, उसमें ये विभिन्न प्रकार के जो वातावरण है, सामाजिक वातावरण, हमारा आर्थिक वातावरण, हमारा सांस्कृतिक वातावरण, ये विभिन्न प्रकार के वातावरण की उसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। और अगर समूल व्यक्तित्व की बात करें तो समूल व्यक्तित्व के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण, इन दोनों का बराबर बराबर का योगदान है। हो सकता है वंशानुक्रम का असर किसी में कम हो और वातावरण का ज़्यादा हो, किसी में वातावरण का असर कम हो और वंशानुक्रम का असर ज़्यादा हो, लेकिन वंशानुक्रम और वातावरण इन दोनों ही के योग से किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास सही प्रकार से हो पाता है। जैसा उसका वंशानुक्रम होता है और जैसा उसका वातावरण होता है, दोनों ही के अनुरूप उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। हम कह सकते हैं कि व्यक्तित्व इक्वल टू वंशानुक्रम इनटू वातावरण। और फिर आगे हम आपके सामने मेजरमेंट ऑफ पर्सनैलिटी के बारे में चर्चा करेंगे।